सारे जो जीवधारी है ना, क्या क्या कौन कौन से जीवधारी, कौन कौन से होते हैं भाई जीवधारी बताओ? गाय, बैल, भैंस और क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे मशरूम है, मशरूम भी कवक में आता है, इसमें आता है, कवक में आता है, ठीक है। लेकिन मशरूम बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे कवक हैं जिससे खुजली हो जाती है शरीर में, ठीक है, रिंग हो जाती है, दाद हो जाती है, खाज हो जाती है। दिखता है कवक क्या? नहीं दिखता है ना। तो इसका मतलब जो फंगस है वो क्या है, अति सूक्ष्म में है, अति सूक्ष्म है। फिर प्लांट्स है, फिर एनिमल है, ये सारे क्या है, लिविंग बींग्स है, ठीक है। अब आप लोगों ने ऐसा देखा कभी कि मेंढक का बच्चा बिच्छू हो गया? हुआ ऐसा कभी है? या भैंस का बच्चा बैल हो गया? वो नहीं देखा ना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक जीवधारी का क्या है, एक अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की एक क्षमता है, ठीक है। और इसीलिए प्रत्येक जीवधारी का इस पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व बचा हुआ है। इस वजह से क्योंकि प्रत्येक जीवधारी के अंदर कौन सी क्षमता है, रिप्रोडक्शन की। किसकी क्षमता है? रिप्रोडक्शन, ठीक है, जनन की क्षमता है। किसकी क्षमता है? जनन की क्षमता है। तो आज जो है इस पार्ट में हम जनन के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो प्रत्येक जो जीवधारी है, ठीक है, वो क्या है, अपने जैसी संतति उत्पन्न, दो प्रकार, एक होता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन, ठीक है, इसको नोट भी करते रहो। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार का जो जनन है, इसमें जो पेरेंट है वो एक ही होता है। पेरेंट समझ लो, मतलब जो जनक होता है, जो संतति उत्पन्न करने वाला होता है, वो क्या होता है, सिंगल होता है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अलैंगिक जनन में जो जनक है वो सिंगल होता है, और सिंगल जनक से ही उसकी ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि उसकी संतति क्या होती है, पैदा होती है, ठीक है। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड वेरिएशन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने अभी कहा कि पेरेंट क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। और सिंगल पेरेंट से ही क्या होते हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं। बच्चे का मतलब यहाँ पे है ऑफ स्प्रिंग से, ठीक है। वो प्लांट्स अभी आगे इसमें और आगे बताऊंगा। और दूसरा प्रकार होता है इसका लैंगिक जनन। दूसरा प्रकार कौन सा है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में जो पेरेंट है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कौन कौन? मेल एंड फीमेल। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, जो बोथ क्या है, पेरेंट्स है इन्वॉल्व एंड वेरिएशन सीन इन द ऑफस्प्रिंग। और जो इनके द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है, इनके द्वारा जो क्या होती है, संतति उत्पन्न होती है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन। क्यों आता है? क्योंकि क्या हो रहा है, जब माना अगर पेरेंट क्या है, एक ही है, पेरेंट क्या है, एक है, तो उसके जितने जीन होंगे तो सीधे एक ही के जीन जाएंगे ऑफस्प्रिंग में, संतति में क्या जाएंगे, एक ही के जीन जाएंगे। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। उसमें क्या होंगे, मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और जब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे तो क्या होगा, मेल से भी क्या जीन जाएंगे, और फीमेल से भी क्या जाएंगे, जीन्स संतति तक जाएंगे। और जब मेल फीमेल से जीन्स या जो उनका डीएनए है वो कॉपी होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा। और जब ये वेरिएशन होता है तो इसी वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन होता है, जैव विकास होता है। क्या होता है? जैव विकास होता है। अब आपको पता है कि हम हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, ठीक है, हमारे पूर्वजों के बारे में पता है ना, हमारे पूर्वज बंदर जैसे रहे होंगे। तो आप कल से बंदर को भी दादा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, मारना मत उनको, क्योंकि वो हमारे पूर्वज है। क्या है वो? हमारे पूर्वज। तो इस तरह से क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो और जब हम ह्यूमन बींग की जब बात करते हैं तो ह्यूमन बींग में जो रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव है, उसमें जो जनन है वो किस प्रकार का होता है, उस पर हम क्या करते हैं, है ना। तो हमारे देश में क्या हो गया, जो डेथ रेट है वो घट गई। हमारे देश में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, तो हमारे देश में जो डेथ रेट है वो घट गई, और जो जन्म दर है वो बढ़ गई। अब जन्म दर इस तरह से अनियंत्रित तरीके से बढ़ती रहेगी तो भाई हमारे पास जो लैंड है, क्या है, भूमि है, वो क्या है, लिमिटेड है। तो भूमि हमारे पास लिमिटेड है, तो खाएंगे क्या, क्या खाएंगे? तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, एक साइंटिफिक मेथड जो आज से नहीं बहुत पहले से यूज करे जाते हैं, उसके बारे में हम इस बात में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आगे हम चलते हैं यहाँ पर। तो रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। तो रिप्रोडक्शन क्या है भाई, प्रत्येक जीवधारी अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो जनक होता है वो सिंगल होता है,
की पॉइंट से इसको नोट कर लीजिए। जो अलैंगिक जनन है इसमें जनक क्या होता है, सिंगल होता है। जनक क्या होता है, सिंगल होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, मेल और नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये देखना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। इसके अलावा जो और भी, अब हम इसके बाद आगे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, ये कितने प्रकार का होता है इसको आप लोग देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले है इसमें क्या है, फीजन, विखंडन। पहला क्या है, लिखो इसको, पहला क्या है, विखंडन। दूसरा है मुकुलन, बडिंग। तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु बनना, ठीक है, स्पोर। चौथा है पुनरुद्ध भवन, रिजनरेशन। और पांचवा है फ्रेगमेंटेशन या खंडीभवन, ठीक है। और छठा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम किस पर, खंडीभवन, या इसको क्या बोलते हैं, विखंडन पे आते हैं, फिजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं बाइनरी फिजन या द्विविखंडन, ठीक है। तो जो छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो जो एक कोषीय, खास करके जो एक कोष के जीव है, इसमें जो जनन है वो विखंडन से होता है। विखंडन समझ रहे हो, जैसे माना मैं अमीबा हूँ, मैं क्या हूँ, अमीबा, ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, मेरे शरीर के दो पार्ट हो जाएंगे, शरीर के क्या हो जाएंगे, दो पार्ट, और एक राणासर इधर और एक राणासर इधर, ठीक है। तो ऐसी क्षमता किसमें है, अमीबा में। और ये तो एक रावण था, जो रावण के 10 सिर जो है वो जुड़ जाते थे। लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं है अभी तक कि रावण के 10 सिर हुए होंगे, या जो है एक रावण से 10 रावण बन रहे होंगे। ये सब मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी सत्यता प्रूफ हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसमें है, अमीबा में है ये प्रॉपर्टीज। तो जो खंडी भवन है, मतलब जो फिजन है, विखंडन है, तो इसमें पहला क्या है, द्विविखंडन। द्विविखंडन मतलब शरीर के दो भाग हो जाना। तो दो भाग कैसे होते हैं, ये अमीबा है, क्या है ये, अमीबा। अमीबा की खासियत क्या होती है, ये अनियमित आकार का होता है। कैसा होता है भाई, अनियमित आकार का होता है, इसका आकार अनियमित है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये न्यूक्लियस है, क्या है ये, न्यूक्लियस। तो जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन इसका क्या है, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन है। तो द्विविखंडन में क्या करता है, ये धीरे धीरे इसका जो न्यूक्लियस है दो भागों में डिवाइड हो रहा है। दो भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड, ना कि यहाँ से अलग हटा और दूसरा बन जाएगा, ऐसा नहीं। जब द्विविखंडन होगा तो द्विविखंडन में जो न्यूक्लियस है ये दो भागों में डिवाइड होना बहुत जरूरी है। जब तक बराबर जीन्स दोनों पार्ट में नहीं गए तब तक द्विविखंडन सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अमीबा है और इसके बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है, अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ये दो भागों में इस तरह से क्या हो गया, शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे न्यूक्लियस दो भागों में, सीधे दो भागों में बंट गया है, यानी कि बराबर मात्रा में उसमें जो उसके गुणसूत्र हैं वो दो भागों में डिवाइड हो गए। और दो भागों में डिवाइड होने के पश्चात ये पूर्ण रूप से एक अमीबा से दो अमीबी बन गए, यहाँ पर दो संतति अमीबा बन गए। तो ये कौन सा विभाजन है, द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन। तो इसका डायग्राम हल्का सा खींच लो, बाकी इसको घर जाके बनाना है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में। 2 में है तो आपने लिखना भी है इसके बारे में कि जो है अमीबा में जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ करके अमीबा पूर्ण रूप से दो भागों में क्या हो जाता है, दो संतति कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है, संतति कोशिकाओं में क्या हो जाता है भाई, डिवाइड हो जाता है। तो इसको द्विविखंडन कहते हैं, किसमें, अमीबा में द्विविखंडन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, हल्का सा डायग्राम बना लो इसको। दूसरा क्या है, सेम यही प्रोसेस किसमें होती है, लीशमानिया। और लीशमानिया से क्या हो जाता है, लीशमानियसिस हो जाता है। कौन सी बीमारी होती है लीशमानिया से, लीशमानियसिस। तो अगर आपको कोई पूछता है कि जो लीशमानिया है इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है इससे, लीशमानियसिस या काला अजार रोग कहते हैं, ठीक है। ये जो है स्प्लीन लीवर को क्या कर लेता है, काफी डैमेज कर लेता है। और अगर इसका वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि जो लीशमानिया है इसमें जो फिजन है ये भी बाइनरी फिजन होगा। और सेम आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, न्यूक्लियस है। और मेन खेल किसका है, न्यूक्लियस का है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए है, जो जीन्स है वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। कहाँ पर होते हैं भाई, न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियस क्या है, ये धीरे धीरे क्या होगा, डिवाइड होना शुरू होगा। और जैसे ये डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा, और लास्ट में दो लीशमानिया बन जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से ये बार बार क्या होता है, द्विविखंडन होता है, और इस तरह से अमीबा और लीशमानिया का अस्तित्व बचा, ठीक है।
अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि द्विविखंडन ना होकर के जो न्यूक्लियस है, जो क्या है न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे क्या है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम नाम सुना आप लोगों ने? क्या होता है प्लाज्मोडियम? क्या होता है प्लाज्मोडियम? बताओ भाई, प्लाज्मोडियम क्या है, क्या कौन सा रोग होता है इससे? बताओ। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यानी कि प्रोटोजोअन्स है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोअन्स है, ठीक है, जो कि मादा एनाफ्लीज की लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर में पाया जाता है। और जब ये इंसानों के ब्लड में या शरीर में प्रवेश करता है तो कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। तो आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मलेरिया किस कारण होता है, किस कारण होता है मलेरिया? मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज के कारण होता है। तो आपको ये कहना है कि मादा एनाफ्लीज सिर्फ क्या है? वाहक है। मादा एनाफ्लीज क्या है? वाहक है, लेकिन उसका जो कारक है जिसके कारण मलेरिया होता है वो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअन्स नामक एक कोशिकीय जीव के कारण मलेरिया होता है। क्या होता है भाई? मलेरिया होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। किसके कारण? प्लाज्मोडियम। अब इसकी खासियत देखो, यहाँ पर इसके पास क्या है, ये प्लाज्मोडियम है ना, इसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है। क्या है इसके अंदर? एक न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस देखो कितने बड़े, कितने सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया अंदर, देख रहे हो? बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया ना। अब जितने ये न्यूक्लियस हैं उतने ये फूटते जाएंगे और नया प्लाज्मोडियम बनता जाएगा। तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। इसको भी नोट कर लो, इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक प्लाज्मोडियम से कितने सारे प्लाज्मोडियम बन गए। तो इसी तरह से जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल को डैमेज कर लेना शुरू कर देता है और कितनी तेजी से जो है डिवाइड हो रहा है ना। तो मलेरिया में क्या होता है? तेज बुखार आता है, कंपी के साथ बुखार आता है, ठीक है, तेज पसीना होता है। तो इस रोग का भी अगर जल्दी इलाज ना किया जाए तो इंसान की मृत्यु तय है। इंसान की मृत्यु क्या है? तय है। समझ रहे हो? हाँ। तो ये तो खैर ये है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि इसमें विखंडन कैसे हो रहा है, बहुविखंडन हो रहा है। और ये सारे किसके बाद हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम इसको? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन के बारे में। तो इसमें कोई दूसरा मेल फीमेल है क्या? सिर्फ एक पेरेंट है ना, उसी से क्या हो रही है? नई संतति उत्पन्न हो रही है, ये कहने का मतलब है। तो आगे चलते हैं इसमें। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोग स्पाइरो गायरा है, क्या है ये? स्पाइरो गायरा है और इसकी बॉडी क्या है? फिलामेंटस है। तो इसके जो पीस हैं, ये देख रहे हो, पूरी पूरी बॉडी है ना, इसका पूरा शरीर है, वो छोटे छोटे खंड में डिवाइड हो गया। छोटे छोटे में क्या हो गया? फ्रेगमेंट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। हो रहा है? यहाँ देखो, ये डिवाइड हो गया। फिर इसी तरह से और बॉडी के अलग अलग खंड बनेंगे और इन खंडों से क्या होगा? ये रिजनरेटिंग फ्रेगमेंट ऑफ स्पाइरोगायरा है, ये वाला, ये अनदर, और इस तरह से अलग अलग बनते रहते हैं और प्रत्येक खंड से एक नया स्पाइरोगायरा क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन। लिख लो इसको, हल्का सा डायग्राम में बना लो इसको, ठीक है। खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। अब आते हैं हम किस पर? रिजनरेशन। किस पर? रिजनरेशन, या इसको क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन, भवन। आप लोगों ने रावण के बारे में सुना है? रावण, रावण के बारे में सुना है? क्या थी रावण की खासियत? है 10 सिर थे? 10 सिंह थे या 10 सिर थे? हैं? सिर, 10 सिर थे। तो भगवान राम एक सिर उड़ा रहे तो तब तक दूसरा उत्पन्न हो गया, ऐसा सुना है आप लोगों ने? है? हो सकता है उस समय होता होगा ऐसा। तुझे पीटा था रावण ने? तुझे तो पीटना भी चाहिए भाई। एक दिन स्कूल आता, 2 दिन स्कूल नहीं आता, तुझे तो। हाँ। तो रावण के बारे में सुना है आप लोगों ने? रावण की क्या थे? 10 सिर थे, ठीक है। एक सिर को काटा, दूसरा सिर उत्पन्न हुआ है। तो
उस समय रहा होगा, अभी तो होता नहीं किसी का। अभी है कोई रावण यहाँ है, या कोई ऋषि मुनि है जिसका हाथ काट दो दूसरा हाथ उत्पन्न हो गया उसी समय, ऐसा है? तो अभी तो कोई है नहीं, लेकिन हो सकता है उस समय रहा होगा, क्योंकि उसका जो हमारे पास जो ये कुछ जीवधारी हैं जिनके पास ये क्षमता है, ये काल्पनिक नहीं है, ये क्षमता है कुछ जीवधारियों के पास, लेकिन वो क्या है, छोटे जीव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, प्लेन एरिया, क्या है ये, प्लेन एरिया, ये जीव है, जीव दिख रहा है आपको, है ये उल्लू जैसा दिख रहा है जो छोटा जीव होता है। ठीक है, इसकी क्या क्षमता होती है, देखो इसके शरीर के अगर हम 3 टुकड़े कर दें, कितने टुकड़े, 3 टुकड़े कर देंगे, तो ये जो तीनों टुकड़े हैं ये तीनों नया प्लेन एरिया बना देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, कैसी कैपेसिटी होती है, अपने आप को रीजनरेट करने की। इनके पास स्पेशल सेल होते हैं जो अपने आप को क्या करती है, रीजनरेट करती है। ठीक है, हमारे पास में, यानी कि अगर मेरे पास ये क्षमता होती तो मैं भी कल का रावण होता है, होता ना, देखा जाता फिर तो तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जो जीवधारी हैं इनके पास ये क्षमता है कि इनके शरीर का कोई भी पार्ट अगर कट गया, यानी कि जितने पार्ट में ये कटेगा उतने पार्ट में ये नया शरीर बना लेगा, नया शरीर बना लेगा। इसी कारण रीजनरेशन पावर के है, इनकी जो सेल है वो बार बार क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, बार बार क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। अरे बात समझ, तो यहाँ पे क्या है, प्लेन एरिया की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन एरिया। इसी तरह से एक लीवर फ्लूक भी होता है, कौन सा, लीवर, लीवर कृमि, या इसको यकृत कृमि भी कहा जाता है, यकृत कृमि, लीवर फ्लूक। ठीक है, कौन सा फ्लूक, लीवर फ्लूक। तो जो लीवर फ्लूक है यानी कि यकृत कृमि है, ये कृमि सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, और इसकी क्षमता भी ये होती है, रिजनरेट कर देता है अपनी बॉडी को, और इसलिए करता है, जैसे क्या है, हमारा हम कोई चीज़ खाते हैं ना, अगर ज़्यादातर जब अगर हमने कच्चा मांस खा लिया, क्या खा लिया, कच्चा मांस, भेड़ बकरी का कच्चा मांस खा लिया, तो अगर लीवर फ्लू के अंडे हमारे शरीर में प्रविष्ट कर गए, तो वो क्या करते हैं, अंडे सीधे कहाँ जाके ग्रोथ करते हैं, लीवर में। ठीक है, कहाँ, लीवर में जाके ग्रोथ करते हैं, और एक बार जब ये लीवर में ग्रोथ करेंगे, कहाँ, ये लीवर है, क्या है ये, लीवर, तो यहाँ अगर ये पनप गया तो क्या होगा, ये लीवर सेल को खाता है, क्या खाता है, लीवर सेल को, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेन लगातार बना हुआ है, अब बार बार जब पेन हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जो लीवर फ्लूक है ये क्या कर रहा है, इसको खा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि दवाई यहाँ आसानी से असर करेगी, आप कितनी भी दवाई खा लो, कुछ तो मर भी सकते हैं, लेकिन सफाया होना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए फिर ऑप्शन बचता है सर्जरी। ठीक है, क्या ऑप्शन बचता है, सर्जरी, यहाँ से काटा, लीवर बाहर निकाला, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देख देख के उससे सारे जितने भी वो क्या है, लीवर फ्लूक है वो सारे निकाल देंगे। लेकिन होता क्या है, होगा क्या, ज़्यादा चांसेस ये होता है कि जब इसे उन लीवर्स को, लीवर फ्लूक को हम जब कटिंग करके निकालेंगे ना, उनके शरीर का कोई ना कोई पार्ट यहीं बच जाता है, तब क्या होगा, है, ऑपरेशन भी हुआ, दोबारा फिर कुछ सालों तक ठीक रहा है, और फिर वो डिजनरेट हो गए वहाँ बहुत सारे। और मैंने देखा एक केस ऐसी धनारी में, एक केस उसके 3 बार ऑपरेशन हो लीवर, तो लीवर का ऑपरेशन तुम्हें पता कितना कठिन है, यहाँ से पूरा ये फाड़ना पड़ता है। अरे बात सुनना, तो क्यों है, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी रिजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा है, वैसे लीवर की भी बहुत ज़्यादा है। शरीर का जो ऐसा अंग जिसकी सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर है वो है लीवर, तो इसलिए अगर ये खाता भी है तो शरीर, लीवर उसको मेंटेन भी करता है, इसलिए इंसान कई सालों तक जीवित रह सकता है। लेकिन कैसे जीवित रहेगा, है कैसे रहेगा, दर्द होता रहेगा ना उसको बार बार, तो अब ये बीमारी ना हो किसी के लिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको खास करके कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों भाई ओम, है वहां बकरा मारा बाद में वो कलेजा खाने पहले पहुंच गए है, कच्चा ही मांस लो जी खा लिया। किसी भी तरह का कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए, उसको खूब बॉईल करो। ठीक है, इसी तरह से जो सब्जियां हैं, सब्जियां भी तो मार्केट से आ रही है, पता नहीं कहाँ किस जगह से आ रही है, तो उसमें भी कई और कीड़े हो सकते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज है, वो भी इसी तरह का कृमि है, फीता कृमि, तो उसकी भी ये क्षमता है। ठीक है, हमारी बात सुनो, तो आपको कोई भी जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या करना चाहिए, बड़ी सावधानी से खाना चाहिए। अब इसके बाद है बडिंग, मुकुलन, इसके बाद क्या है भाई, मुकुलन, बडिंग, बडिंग का मतलब बड़ा नहीं है भाई, है ये कौन सा जीव है, हाइड्रा। तो कुछ जीवों में ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने शरीर से नया मुकुल निकालते हैं, मुकुल मतलब कली निकलती है, और उसी से धीरे धीरे नया जीव बन जाता है। काश की साइज में ये प्रॉपर्टीज होती हैं,
साहिल क्या कर लेता, दो पैदा कर लेता यहाँ से, ठीक है, एक आता है स्कूल, एक रहता घर में और एक बना रहा रील। क्यों भाई? है तो इंसानों में ये क्षमता नहीं है, लेकिन कुछ जीवों में ये क्षमता है, जिसमें कौन सा जीव है? हाइड्रा। तो हाइड्रा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हाइड्रा है, ठीक है। हल्का सा इसमें एक कली निकलती है, हल्की सी एक बर्ड निकलती है, धीरे धीरे ये बर्ड क्या होती है? हल्की सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे पूरे हाइड्री बन गई कि नहीं बनी? हाँ। और जैसे ये पूर्ण विकसित हो जाएगी वैसे ही यहाँ से अलग, इसको कहते हैं बडिंग। कभी हल्का सा स्क्रीन खींच दो, डायग्राम बना दो इसका हल्का सा, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है, एक बर्ड क्या होती है? डेवलप होती है, जो कि शरीर से बाहर को ग्रोथ करती है, ठीक है। ये क्यों होता है? रिपीटेड सेल डिवीजन के कारण होता है, किसी एक विशेष साइट पर, शरीर के किसी एक विशेष साइट पर रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, उससे क्या बनता है? एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। दीज बर्ड डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल्स, छोटे से हाइड्री में क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। और जब ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, ये डिटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? डिटैच, अलग हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान दो यार। तो इस तरह से क्या होगा, जब ये बार बार होगा तो क्या होगा? ये नया हाइड्रा बनता रहेगा, और यही इसमें क्या है? जनन की प्रक्रिया। तो इसमें इन सब में आप लोग देख रहे होंगे कि इनमें जनक जो है सिंगल पेरेंट है। जनक कौन है? सिंगल है, ठीक है। अब है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, अब है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, बीजाणु बनना, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर क्या है? ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई मेक स्पोर दैट कैन बी ग्रो इनटू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जो खास करके क्या है, जो राइजोपस है या कुछ फंजाइज हैं, वो क्या करते हैं? हाँ भाई गोविंद, इधर बैठ, यहाँ पे बैठ। तो इनमें क्या होता है भाई? नए नए जो स्पोर हैं, बीजाणु हैं, वो बनते हैं, और धीरे धीरे उन्हीं से क्या बन जाता है? नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। नया जीव बन जाता है। नया क्या बन जाता है? जीव बन जाता है, जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो यहाँ वंस दीज स्पोर मैच्योर द स्पोरेंजिया बस्ट एंड दीज मैच्योर्ड स्पोर रीच डिफरेंट एरियाज बाय एयर, विंड एंड वाटर। तो जो ये स्पोर होते हैं, ठीक है, ये क्या बना इसमें? ये क्या है? इसमें स्पोर है बहुत सारे। जब इसमें स्पोर का डेवलपमेंट हुआ तो इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? या स्पोरेंजियम, ठीक है। तो जब ये क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, टूटता है, ठीक है। तो उसके बाद ये बहुत सारे स्पोर कहाँ बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलेंगे तो दो तीन कंडीशन में एक से दूसरी जगह फैलेंगे। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? हवा के द्वारा हो सकता है, ठीक है। हवा में फैलते हैं ना, हवा होती है तो पूरी जगह जो है स्पोर जो है बिखर जाते हैं। दूसरा क्या है? पानी के द्वारा हो सकते हैं। किसके द्वारा हो सकते हैं? पानी के द्वारा हो सकते हैं, हवा के द्वारा हो सकते हैं। कहाँ? एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहीं पे ये नया जो है, इनसे क्या नया जीव बन जाए, ठीक है। किसके द्वारा? स्पोर्स के द्वारा। तो स्पोर फॉर्मेशन ये भी क्या है? अलैंगिक जनन का एक क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? अलैंगिक जनन का पार्ट है। इसके बाद आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? कुछ प्लांट्स की क्या होती है, खासियत होती है कि हम उनको कहीं से एक कटिंग करके क्या करते हैं? दूसरे प्लांट पे लगा दें तो क्या वहीं से क्या प्रोपागेट होना शुरू कर दें, वहीं से वो क्या वृद्धि करना शुरू कर देता है। जैसे कि ग्राफ्टिंग हो गया, आलू है तो आलू को कटिंग करके लगा देते हैं, ठीक है। और क्या है? और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो ये वेजिटेटिव पार्ट से ग्रोथ करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे जड़ें हैं, जड़ों की कटिंग करके ही सीधे नया प्लांट बनना। स्टेम, तना है, पत्तियां हैं, तो इनको वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव, यानी कि कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। नोट करिए इसको। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें रूट से, स्टेम से, लीफ से क्या हो जाता है? प्रोपगेशन होता है एक प्लांट का, और धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मेथड से भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल जो इसका जो कृत्रिम रूप से वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो कौन कौन से? एक तो है ग्राफ्टिंग, लिख लीजिए, लेयरिंग एंड कटिंग। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग, तीन लिखो। साइज क्यों नहीं लिख रहा भाई? तो सिर्फ स्टोरी सुनना बस, अभी कल पूछूंगा ना तो पता चलेगा जब हड्डियां टूटेगी। क्यों भाई? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ग्राफ्टिंग इज ए मेथड इन विच कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है।
वन विद रूट एंड अदर विदाउट रूट्स, ठीक है। तो माने यहाँ पे क्या है, कोई एक प्लांट है जिसकी जड़ें उपस्थित है। माना ये क्या है, मोलू का ढाला है, मोलू का पेड़ है। किसका पेड़ है, मोलू का। और इसमें आपने क्या लगा दिया, नाशपाती का ग्राफ लगा दिया। किसका ग्राफ लगा दिया, नाशपाती का। तो फ्रूटिंग किसकी होगी, मोल की होगी, है किसकी आएगी, नाशपाती की फ्रूटिंग होगी, नाशपाती आएगी। लेकिन पोषण कौन कर रहा है, तो दूसरा पेड़ है इधर, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेम को दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं और ये क्या है, सिंगल प्लांट के रूप में ग्रो करता है। द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन दैट प्रोवाइड द रूट इज कॉल्ड स्टॉक एंड एडेड पीस इज कॉल्ड शियोन। इसको नोट कर लो भाई। जिसमें रूट होती है, जिसमें क्या होती है, रूट, इसको कहा जाता है, इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, स्टॉक। क्या कहा जाता है, स्टॉक, ठीक है। और जो ग्राफ्ट करा है ऊपर से, उस वाले पार्ट को कहेंगे शियोन। क्या कहेंगे, शियोन। ये नोट कर लो, इसको कहेंगे शियोन। ये दिख रहा होगा आपको, शियोन एंड स्टॉक ज्वाइन टुगेदर। इसी तरह से आलू है, आलू दिख रहा है, उसकी जहाँ पे बर्ड होती है वहां से हम कट कर देते हैं, उसको जमीन में लगा देते हैं और फिर वो क्या करता है, जिस एक आलू से 3-4 प्लांट, है ना, फायदे का सोचा। अभी तो आलू पे पैसा कमाते हैं, कमाते कि नहीं कमाते। एक आलू लिया और सुमति के पास मिलेगा तो एक आलू से 10 पीस कर देगी और सारी बर्ड खत्म कर देगी और इसने तो कमा